तो जैसे कि आपको बताया था बच्चों कि समास हो चुके हैं और अगला टॉपिक चलेगा हमारा संधि। तो संधि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में, परीक्षाओं में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और हमारी जो परीक्षा है, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं स्कूल वाले, उनके लिए भी। तो विद्यालय उसके शिक्षा के लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो यहाँ अब संधि देख लेंगे कि संधि के 3-4 नंबर आपके सामने आते ही आते हैं, उदाहरण आते ही आते हैं। कभी पूछा जाता है कि किस संधि का उदाहरण है, कभी पूछा जा रहा है सही संधि विच्छेद क्या है। तो इनका आपको समझ लेना है, इनके नियम समझ लेने हैं, कैसे किस संधि को समझना है, किस मात्रा से कैसे हम समझ सकते हैं कि दीर्घ का है, गुण का है, वृद्धि का है, वो चीज और देख लेंगे आप। तो पहले है संधि। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़, यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। जैसे समास होता है शब्दों का मेल या पदों का मेल, लेकिन संधि होता है वर्णों का मेल। जैसे हमने कहा कि वर्ण कैसे, कि आ और प्लस ई, तो आ और ई के मेल से दोनों, अगर आ इधर है ई इधर है तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। तो यहाँ होता है वर्णों का मेल। समास में होता है शब्दों का मेल और संधि में होता है वर्णों का मेल। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को हम कहते हैं संधि। तो संधि में हम देखेंगे आप अभी, तो संधि, संधि का देखेंगे। संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़। तो इनको हम कहते हैं मेल अथवा जोड़, मिलाना या जोड़ना। संधि कहते हैं मित्रता को, यानी संधि मित्र मेल। तो मेल या जोड़, और दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़, दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर निकट होने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे कहा जाता है संधि। तो संधि होता है दो वर्णों का मेल, समास होता है दो शब्दों का मेल। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ संधि 3 प्रकार की होती है। तो आपको पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की? संधि होती है 3 प्रकार की। कैसे? पहली है स्वर संधि या अच। स्वर को भी अच संधि भी कहा जाता है। अच कहा जाता है स्वरों को, जब संस्कृत पढ़ते हैं उसमें आता है अच। तो अच होता है स्वर, यानी स्वर संधि। और दूसरा होता है व्यंजन संधि, यानी हल संधि। हल होते हैं व्यंजन, तो स्वर होते हैं अच और हल होते हैं व्यंजन। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, अच संधि, हल संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो आपने देख लिया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ इनके भेद पढ़े जाएंगे, इनके प्रकार पढ़े जाएंगे। जैसे कि हमने कहा स्वर, तो स्वर के 5 भेद हैं। स्वर में आपका दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है। तो ये सभी, अयादि में भी 2 और पूर्व रूप और पर रूप पढ़े जाएंगे। तो ये स्वर के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर संधि पूछी जाती कितने प्रकार की हैं, तो संधियां हैं 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो हम देख लेते हैं स्वर संधि को। तो स्वर संधि स्वर का क्या है? जहां स्वर से स्वर का मेल हो, जहां स्वर से स्वर का मेल हो
वहां स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि में हम देखेंगे कि स्वर से स्वर का मेल, कि यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है। शब्द के पहला शब्द है उसके अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में, दोनों तरफ जो स्वर मिलता है वो स्वर कोई भी हो सकता है। तो जहाँ स्वर से स्वर का मेल है वहाँ स्वर संधि। इसके 5 भेद हैं। इसके 5 भेद कौन कौन से हैं? पहली है दीर्घ, पहली है दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। तीसरी है वृद्धि संधि। चौथी है यड़ संधि। और 5वीं है अयादि संधि। तो ये हो गई संधियां 5। अब अयादि के बाद 2 भेद और आते हैं, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि और दूसरी है पर रूप संधि। पर रूप संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम ये संधियां पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, स्वर संधि पहली स्वर यानी अच, और जहां स्वर से स्वर का मेल होगा वहां होती है स्वर संधि। जैसे इसके 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। ये सभी स्वर के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। अब इसमें हम पहली संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। आप इनको नोट कर लेंगे। अगली देखते हैं दीर्घ संधि। तो हम देख लेते हैं स्वर संधि की पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ का सूत्र होता है, दीर्घ का अकह सवर्णे दीर्घ। ये इसका सूत्र है कि अकह सवर्णे दीर्घ के अग प्रत्याहार के सभी वर्ण इसमें दीर्घ होते हैं। और इसमें वर्ण जो बनते हैं वो वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण आते हैं। यानी शब्द की पहचान भी आप इन्हीं से कर सकते हो कि शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ये 4 आते हैं। तो यहाँ अगह सवर्ण दीर्घ अग प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, आ, अ, ई, उ, री, र। लेकिन र का दीर्घ नहीं होता है, होते हैं इन 4 के दीर्घ। तो ये 4 दीर्घ आएंगे आपके सामने, बाकी र नहीं आएगा। तो अगह सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। इसका नियम क्या है, किस आधार पर हम संधि विच्छेद करेंगे, तो वो देख लें एक बार। कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो छोटा आ या बड़ा आ, यानी आ के बाद अगर वही समान स्वर आता है कि इधर भी आ है और इधर भी आ है, वो छोटा बड़ा शब्द के अनुसार होगा। लेकिन रहेंगे समान स्वर, आ के बाद आ ही रहेगा, तो ही दीर्घ संधि होगी। समान स्वरों में ही दीर्घ संधि होती है, असमान स्वरों में दीर्घ संधि नहीं होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने कहा विद्या और आलय, तो यहाँ भी आ, यहाँ भी आ। अब कहा हिम, छोटा आ और आलय, तो यहाँ छोटा आ या बड़ा आ। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आ के बाद आ ही आना है, दूसरा कोई वर्ण नहीं आना है। तो आ के बाद यदि आ आता है तो बड़ा आ हो जाता है। इसी तरह से छोटी ई या बड़ी ई के बाद वही समान स्वर आता है तो बड़ी ई हो जाता है। तो यहाँ भी जैसे हिम, आलय, हिमालय लिखा, और यहाँ ई वाले में देखे गिरि और ईश, गिरि, ई और ईश। तो ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई हो जाती है। और उ के बाद यदि उ आता है, छोटा या बड़ा कोई सा भी, तो बड़ा उ हो जाता है। जैसे भानु और ऊर्जा, भानु ऊर्जा, भू ऊर्जा, भूर्जा, तो यहाँ उ के बाद उ है। और इसी तरह से री से ऋषि के बाद री से ऋषि आता है तो बड़ा री हो जाता है। पितृ ऋणम, पितृणम, या फिर होत्र ऋकार, होत्रकार। तो इस तरह से यहाँ मातृणम, पितृणम, होत्रकार, ये 2-3 उदाहरण है इसके री के। तो यहाँ बस आपको नियम क्या ध्यान रखना है कि अगर दीर्घ संधि है तो आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री ही आएगा। असमान स्वर दीर्घ में नहीं होंगे। जब हम तोड़ेंगे संधि को तो ये नियम रहेगा इसका। और समान स्वर होगा, ये ध्यान रखना है, समान ही दीर्घ में आता है, असमान नहीं आता है। तो इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं उदाहरण इसके। तो
तो पहले देख लेते हैं आ वाले उदाहरण। अब यहाँ एक नजर इस पे डालें शब्दों पे पहले। दैत्यार आ, देवासुर आ, लाभार्थी आ, विद्यार्थी आ, सत्याग्रह आ। तो जहां ये बड़ा आ दिख रहा है यहीं से तोड़ना है। दैत्यार, तो दैत्य और अरे, दैत्य अरे शब्द टूटेगा, दैत्य और अरे। दैत्य राक्षस का है, अरे अरे का शत्रु का है, तो दोनों शब्द भी सही हैं। आगे बाद आ भी आ रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों शब्द सही है। देवासुर, तो देव और असुर, तो यहाँ भी हो जाएगा देव प्लस असुर। आ और आ। अगला देख लें लाभार्थी, तो लाभ और अर्थी, लाभ को लेने वाला, लाभ को ग्रहण करने वाला। आगे बाद आ रहा है। विद्यार्थी, तो यहाँ देख लें विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। तो आगे बाद आ रहा है, बड़ा आ छोटा आ, जैसे कि आपको नियम में बताया था कि इधर भी आ होगा और इधर भी आ होगा, ये तभी दीर्घ संधि होगी। और सत्याग्रह है, सत्य आग्रह, सत्य प्लस आग्रह है। भावार्थ, तो भाव प्लस अर्थ, भाव अर्थ। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का मंदिर, पुस्तकों का घर। इसी तरह से विद्या प्लस आलय, विद्या का मंदिर या घर, तो विद्या प्लस आलय। और हिमालय, तो हिम आलय। और यहाँ शिव, शिव आलय। तो एक तो आप पहले देख लें शब्द में, यहाँ पहचान देखेंगे जहां बड़ा आ दिख रहा है शब्द यहीं से टूटा है, और तोड़ने पर दो शब्द सही बनने चाहिए बस। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी यहाँ अगर हमने यहाँ आ लगा दिया बड़ा, दैत्या और अरे, तो नियम तो तब भी निकल रहा है आ के बाद आ, लेकिन शब्द सही नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नियम के साथ साथ शब्दों पर भी ध्यान रखना है कि सही शब्द क्या है। सही दैत्य होता है, अरे होता है, अरे शत्रु का है, दैत्य दैत्य राक्षस का है। तो यहाँ सभी इसी तरह से है। दैत्य यानी राक्षस और शत्रु, देव और असुर, लाभ चाहने वाला, विद्या चाहने वाला, सत्य आग्रह, भाव अर्थ। पुस्तक आलय, आलय कहते हैं घर या मंदिर को, पुस्तक का आलय, विद्या का आलय, हिम बर्फ का आलय और शिव का आलय। तो यहाँ ये हो गए आ के उदाहरण। अब आप ई के, उ के, इनके देखिए। तो देख लेते हैं ई वाले उदाहरण। पहले शब्दों पर ध्यान दें कि सब में ई दिख रही है बीच में, जैसे कि आप पहचान बताई थी, ई दिख रही है। नदीश, गिरीश, प्रहरीव, लक्ष्मीश्वर, कवींद्र, कपींद्र, महेंद्र और मुनीन्द्र। अब बस ध्यान यहाँ रखना है कि ई के बाद ई आनी चाहिए, और इधर भी ई है उधर भी, और शब्द भी सही होगा। तो बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ छोटी और बड़ी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द आता है तो बड़ी ई लगेगी हमेशा शब्द पे, और अगर उसका आता है पुल्लिंग का तो छोटी ई लगेगी। अब नदी शब्द स्त्रीलिंग का है तो बड़ी ई आ जाएगी, नदी प्लस ईस, ईस पे बड़ी आती है तो ई प्लस ई, नदी प्लस ईस। गिरीश, तो गिर, गिर पर्वत का होता है तो छोटी ई, गिर प्लस ईस। अब गिरी नहीं कर सकते, हम यहाँ गिर करेंगे, जो गिर पर्वत का होता है पुल्लिंग होता है। ईस ईस है ही। प्रहरीव, तो यहाँ प्रहरी, पहरेदार, प्रहरी और प्लस इव, प्रहरीव, प्रहरी पहरेदार की भांति, तो प्रहरी प्लस इव। तो यहाँ है लक्ष्मी, लक्ष्मीश्वर, यहाँ देख लें लक्ष्मी और ईश्वर, लक्ष्मीश्वर, प्रहरीव। अगला है कवींद्र, तो कवि और इंद्र, ई के बाद ये आ रही है। कपींद्र, तो कपि इंद्र। महींद्र, मही धरती का पर्यायवाची है तो बड़ी ई आएगी, मही प्लस इंद्र, धरती का राजा। और मुनीन्द्र, तो मुनि इंद्र। तो यहाँ आप देख लेंगे कि ई के बाद ई आ रही है सब में, तो समान स्वर है, ये पहचान है। और यहाँ देख लें इनमें सब में बड़ी ई आ रही है। तो यहाँ नदी, ईस, नदीस, गिर, ईस, गिरीश, प्रहरी, इव, प्रहरीव, लक्ष्मी, ईश्वर, लक्ष्मीश्वर, कव, इंद्र, कवींद्र, कप, इंद्र, कपींद्र, मही, इंद्र, महींद्र और मुन, इंद्र, मुनीन्द्र। तो यहाँ ई के बाद इधर भी ई और इधर भी ई, और शब्द भी हमारे सही हैं।
तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि समान स्वर और शब्द भी सही है। तो ये हो गए ई के उदाहरण। अब आप ऊ के और री के देख लें। तो अब हम देख लेते हैं ऊ के उदाहरण और री के उदाहरण। तो ऊ के जैसे कि आपको बताया कि बड़ा ऊ दिखेगा यहाँ शब्द में। देखिए भानुर्जा, भूर्जा, सूक्ति, भानुदय, साधुकार, लघु में, सिंदूर में। तो इस तरह से ऊ वाले जितने भी आएंगे सब इसके अंतर्गत आएंगे। भानुर्जा इसको तोड़ेंगे तो भानु, क्योंकि भानु सूर्य का पर्यायवाची है, छोटा ऊ लगेगा। और ऊर्जा, ऊर्जा पे बड़ा ऊ आता है, भानु प्लस ऊर्जा। अब यहाँ भूर्जा, भू धरती का पर्याय है, भू प्लस ऊर्जा, भू की ऊर्जा, बड़ा ऊ लगेगा, भानु पे छोटा ऊ है, उस पर भू पे बड़ा ऊ है। इसी तरह सूक्ति, तो सु यानी सुंदर, उक्ति, सुंदर उक्ति, सूक्ति, कहावत। अब अगला देखिए भानुदय, तो भानु और उदय, उनके बाद ऊ आ रहा है भानुदय। इसी तरह से भानुदय के बाद साधुकार, तो साधु ये भी पुल्लिंग है, छोटा ऊ आएगा, साधु उपकार, साधु उपकार, साधुकार। अब लघु में, लघु उर्मी, लघु यानी छोटा और उर्मी यानी लहर, तो यहाँ छोटी लहर, तो ये हो गया लघु उर्मी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊ ऊ ऊ और इधर भी ऊ, तो ऊ के बाद ऊ आ रहा है, छोटा या बड़ा शब्द के अनुसार होगा, आपके देखना है, ध्यान रखना है। री से ऋषि के 2-3 शब्द और है। री से का पितृणम, मातृणम, गोत्रकाल। तो री के बाद री आएगा, तो जैसे कहा कि तीनों में समान स्वर आ रहे हैं, ई आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ और री के बाद री। तो पितृ, पितृ यानी पिता, और ऋणम, ऋण यानी कर्ज, पितृणम पिता का कर्ज। इसी तरह से मातृ और ऋणम, माता का ऋण, पिता का ऋण, माता का ऋण। और होत्रकाल, एक और है होत्रकाल, तो होत्र ऋकार, हवन को करने वाला। तो होत्रकार होता है हवन को करने वाला, माता का ऋण और पिता का ऋण, ये 2-3 ही शब्द हैं री के। तो आपने देख लिया कि दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ के आ, ई, ऊ और री बड़े बड़े ही वर्ण होंगे और बस तोड़ने पर समान स्वर आएंगे दोनों तरफ। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है शब्द पर। पहचान आपको शब्द से ही हो जाएगी यहाँ पर कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और यहीं से शब्दों के 2 टुकड़े होंगे, यहीं से शब्द 2 होंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, सरल है, संधि इतनी कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो गई दीर्घ संधि। अगली आपके सामने गुण वृद्धि आएंगी, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो चीज नहीं आए आप पूछ सकते हैं इनमें से, बाकी नोट कर लें। अगली संधि के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।